हम बात कर रहे थे चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट क्या होता है और वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। अब एक टर्म आती है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जिस एरिया में फॉरेस्ट है, जिस एरिया में ट्रीज प्लांटेड हैं, उन ट्रीज को वहां से रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर मेनली बाय कटिंग ऑफ ट्रीज और बाय ओवर ग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक। यानी कि फॉरेस्ट एरिया से ट्रीज को रिमूव करना, या तो उन्हें काट कर या फिर कैटल, जो घास चरने वाले जानवर होते हैं, कैटल होते हैं, उनके थ्रू। तो ये प्रोसेस होती है डिफॉरेस्टेशन। और जो डिफॉरेस्टेशन है ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है हमारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करता है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। व्हाट इज़ द मेजर कॉजेज, वो मेन कारण क्या है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो सबसे पहला है कि ट्रीज को काटा जाता है फॉर कमर्शियल वैल्यूज के लिए, ताकि उनसे प्रोडक्ट लिए जा सके, मेनली टिम्बर फॉर फ्यूल। हमें पता है वुड एज अ फ्यूल भी यूज होती है, लकड़ी जो है एज अ फ्यूल यूज होती है। सेकेंड, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू सेटअप इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए भी फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया जाता है। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर सेटिंग ऑफ रेलवे लाइन, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स एंड रिजर्व्स। इन सबको बनाने के लिए भी फॉरेस्ट एरियाज को रिमूव किया जाता है। यहीं पर फॉरेस्ट फायर एक ये नेचुरल डिजास्टर है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। अगर जंगल में आग लग जाए तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। लास्ट वन इज सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड और ऑर्चर्ड्स। अगर कोई किसान खेती बाड़ी करता है तो वो भी जंगल को पहले साफ करता है, उस एरिया को, डिफॉरेस्टेशन। तो ये सभी वो कारण हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स के। डिफॉरेस्टेशन इन कारणों से होता तो है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्बेंस करता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है उसे डिस्टर्ब करेगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनके लिए वो नेचुरल हैबिटेट, उनका घर है, उनका घर लॉस हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ सेवरल स्पीसीज। अब जो फॉरेस्ट में रहने वाले बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे जीव हैं, वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही जगह पर मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त, गायब हो जाना। सॉइल इरोजन, ड्राफ्ट एंड फ्लड। सूखा, बाढ़, या फिर हमें पता है जो पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, वो उन्हें मूव नहीं होने देती हैं ज़्यादा। लेकिन अगर हम एक एरिया से प्लांट को कट कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो रिमूव होती है। तो इससे सॉइल इरोजन बढ़ता है, ड्राफ्ट, सूखा बढ़ता है और फ्लड, बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो रेनफॉल कराते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से सिंबल होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सहायक होते हैं बारिश लाने में। तो अगर फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो उससे जो रेन है उसका पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। अब अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा कौन, तो इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता है। रिडक्शन इन रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। जब ज़्यादा जानवरों को चराई की जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट की जो रीजनरेटिव कैपेसिटी, इनकी दोबारा से जनरेट होने की, उसमें कमी आती है। स्कैरसिटी ऑफ वुड, टिम्बर एंड यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। इन सब की कमी होगी, लकड़ी की और जो भी यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये सब प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगे। अगर फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर एरिया जहाँ पर प्लांट थे जो बैलेंस कर रहे थे इकोलॉजिकल बैलेंस, उसका असर हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। और इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि ड्यूरिंग समर अर्थ ज़्यादा हीट होगा और ड्यूरिंग विंटर एक्सेसिव कूलनेस हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि सॉइल इरोजन कॉज करता है तो स्टॉर्म, तूफान आएंगे और डेजर्टिफिकेशन की धीरे धीरे ज़मीन डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं
जो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा होता है तो वो साउंड को रोकने का ही काम करता है। तो ये नॉइज पोल्यूशन को भी इंक्रीज करेगा अगर उस जगह को साफ कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि होते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमें ये पता है कि दीज आर द रीजंस कि हम क्यों फॉरेस्ट को कट करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट कट करने के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं या फिर उन्हें हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हमें जहाँ पर भी पॉसिबल हो वहाँ पर प्लांट्स ज़रूर लगाना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के, ताकि हम जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरत हैं, उन्हें हम फिर से मेंटेन कर सकें। रोड साइड्स पर, वेस्टलैंड फील्ड्स, अलग अलग जगहों पर प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। सेकंड, ये स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है। बहुत सारी जगह जहाँ पर खतरा है या फिर जिन जगहों को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है उन जगहों पर उन्हें रिजर्व कर दिया जाता है एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर डेवलप इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम विलेजर, इंडस्ट्रीज, कैटल। क्योंकि इन जगहों पर विलेजर, इंडस्ट्रीज, कैटल या फिर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फॉरेस्ट के कुछ एरियाज को रिजर्व कर दिया जाता है। उसके अलावा एक टर्म आती है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें एक तरह की अफॉरेस्टेशन है। इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारे ट्रीज, शर्ब्स, फॉरेज, हॉर्टिकल्चर प्लांट, इन सबको उगाया जाता है मल्टीपर्पज के लिए। ये ना कि क्या करते हैं, इससे नहीं क्या होगा कि आपके प्लांट्स भी ग्रो होंगे, साथ ही साथ जो बेसिक नीड्स हमें रियल फॉरेस्ट से मिलती हैं वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, ट्रीज, शर्ब्स, इन सब को ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आपके सिलेबस में यहाँ पर 3 ऐसे मूवमेंट्स बताए हुए हैं, 3 ऐसे इवेंट्स बताए हुए हैं जिनमें लोगों ने आगे चलकर कदम उठाए हैं प्रोटेक्शन के लिए, पेड़ों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। इसमें 3 है हमारे अमृता देवी बिश्नोई के बारे में, चिपको मूवमेंट है, और एक वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। गवर्नमेंट जो है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी देती है, और ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में या पेड़ों के प्रोटेक्शन में। इन 1731 अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ उनका परिवार और गांव के जो लोग थे 350 और उससे भी ज़्यादा लोग, इन सभी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ताकि ये अपने एरिया के खेजरी ट्रीज को बचा सके। एक विलेज था खेजराली विलेज, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। वहां पर एक समुदाय था। वो समुदाय क्या करता था, खेजरी जो ट्रीज थे उनकी ये पूजा करते थे, रिलीजियस इनके लिए थे, बहुत ही पूजनीय थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ के जो उस टाइम पर राजा थे, उन्होंने एक तरीके से ये ऑर्डर्स पास किए कि इन ट्रीज को कट कर दिया जाए। तो उस वक्त इस समुदाय के लोग आगे आए और इन्होंने इसका विरोध किया, और इस विरोध की वजह से इन लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और ये मूवमेंट बहुत ही यादगार रहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस के लिए लोगों ने किस तरीके से कदम उठाया था। इसीलिए गवर्नमेंट अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी देती है। जोधपुर राजस्थान में ये हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्री। ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था जो पेड़ों को काटने के अगेंस्ट उठाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1970s में एक छोटे से विलेज जो हिमालय में था, टहरी घरवाल यूपी डिस्ट्रिक्ट में। वहां से ये शुरू हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ा और वहां से बढ़ते बढ़ते काफ़ी और जगहों में भी ये होने लगा। होता गया था, जब ये शुरुआत जहाँ से हुई थी उस जगह पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये इंडस्ट्रीज वगैरह टिम्बर कटिंग, वुड कटिंग का काम करते थे, वो लोग उस दिन आया करते थे जिस दिन ज़्यादातर गांव के लोग, स्पेशली मैन वगैरह नहीं होते थे।
ताकि ये पेड़ों को काट सकें और एज अ प्रोडक्ट उन्हें बेच सकें। तो उस वक्त उस गांव की जो महिलाएं थी वो आगे आई और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना कदम उठाया। उसी के बाद सबसे पहले एफर्ट टहरी घरवाल जो गांव था वहां पर हुआ 1973 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। वहां पर लोगों ने क्या किया, जो ट्रीज को वो काटने वाले थे उन ट्रीज को उन्होंने हक किया, मतलब गले लगाकर उन्हें एक तरीके से खड़े हो गए ताकि उन्हें काट ना पाए। जो चिपको मूवमेंट था इन अडावनी विलेज, बहुत ही ज्यादा उसे नोटिस किया गया था इन 1978 और एंड द प्रोटेस्टिंग वुमेन हैड टू फेस पुलिस फायरिंग एज वेल एज अरेस्ट इन दिस इवेंट। ये आंदोलन काफी चला भी था बच्चों, क्योंकि इसके लेकर काफी बहुत बड़ी ही प्रोटेस्ट हुआ था। लोग काफी हद तक अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कदम उठाया था। फिर उसके बाद श्री सुंदरलाल भगवान ने इस मूवमेंट को लीडरशिप भी की थी। थर्ड वन जो आपकी बुक में मेंशन है वो है 1972 में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक यहाँ पर किस्सा है कि उनका जो फॉरेस्ट की पॉलिसीज थी, इश्यूज थे, उसकी वजह से जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साल फॉरेस्ट थे वो डिग्रेडेड होते जाते, यानी कि एक तरीके से खत्म होते जा रहे थे। उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था काफी लंबे टाइम से। और इसका मेन रीजंस ये था कि उस टाइम जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अप्लाई थी वो पॉलिसीज बहुत वीक थी। बाद में मिस्टर A.K. बनर्जी जो कि वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने ये उनका एरिया है जिसमें उन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया, A.K. बनर्जी ने उसी गांव के लोकल लोगों के साथ मिलकर वहां पर काम किया अच्छे से और फिर से उस साल फॉरेस्ट को दोबारा से रिकवर किया। और बदले में विलेजर्स को इसके बदले कि उन्होंने उसके लिए काम किया, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली सिल्वीकल्चर में और हार्वेस्ट ऑपरेशंस में, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उन्होंने प्रोड्यूसिंग जो वुड प्रोडक्ट था उसे उसमें से 25% टोटल हार्वेस्टिंग मिली। साथ ही साथ उन्हें जो फायरवुड या फिर चारा था वो चीप रेट्स पे मिला, बहुत ही सस्ते दामों पर मिलने लगा। इस तरीके से फॉरेस्ट ने भी अपनी रिकवरी कर ली और जो वहाँ के लोकल पीपल थे उन्हें भी एक तरीके से रोजगार मिल गया और जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें बहुत ही सस्ते दाम पर मिलने लगे। ये बात थी फॉरेस्ट की। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ वो सभी ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं नेचुरली हैबिटेट में, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो भी हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें इनसे बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि सिल्क, हनी, आइवरी, मस्क, लेदर, ड्रग्स एक्सेट्रा। लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर इन्हें भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स तो इनमें से ऐसे हैं जिन्हें शिकार किया जाता है, हंटिंग, जस्ट फॉर फन के लिए उनका शिकार किया जाता है या फिर उनकी स्किन को मार्केट में बेचा जाता है, उनसे प्रोडक्ट लिए जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि इस फॉरेस्ट में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी फूड चेन डिस्टर्ब होती है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट जिसमें वो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनिमल्स को पकड़कर जूस में डाल दिया जाता है, सर्कस के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि एक जो नेचुरल फूड वेब या फूड चेन होता है वो डिस्टर्ब होता है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब इन सब के लिए कि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें, इसके लिए बहुत ही लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल लेवल पर स्टेप उठाया गया है। इसके लिए जो काम करते हैं वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। IUCN क्या करती है, ये हर चीज का रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन से प्लांट पहले थे
अब हैं, या फिर ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अब खत्म होते जा रहे हैं। सेम ये एनिमल्स का भी रिकॉर्ड रखती है, हर तरह की स्पीसीज का वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की जो पहले एग्जिस्ट करती थी या फिर जिन्हें अब खतरा है, और वो सब रिकॉर्ड रखती हैं ये रेड डाटा बुक, जो हर तरह का ग्लोबल जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें खतरा है, क्या कौन सी ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, हम किसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 तरह के स्टेप उठाती है। पहला स्टेप है प्रोटेक्टिंग द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट यानी कि जिस जगह पर ऑर्गेनिज्म है या फिर जिस जगह पर प्लांट ग्रो करता है उसी जगह को क्यों ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहकर प्रोटेक्शन भी मिले और वो ग्रो भी करें। तो इसके लिए पहला स्टेप उठाते हैं ये प्रोटेक्टिंग द नेचुरल हैबिटेट, उनको उसी जगह पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा सभी के केसेस में पॉसिबल नहीं होता, तो सेकंड जो स्टेप इन्होंने उठाया है वो ये है सेटिंग अप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप करें। इसमें आते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर्स। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो ये उठा रहे हैं। उसी के साथ टाइम टाइम पर ये क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन एक्ट आते हैं। ये प्रोटेक्शन एक्ट क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि जिस भी स्पीसीज को खतरा होता है या फिर जो भी डेंजर में होती है उसी को लेकर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हैं। मेन है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। वाइल्ड लाइफ यानी कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, कि टाइगर्स को सेव किया जाए। इस तरीके के दीज आर द मेन